गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था वहां पे अपने को एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करना है और एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट में अपने को रेक्टम तक पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या पढ़ना है, सलिवरी ग्लैंड पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, गॉल ब्लैडर पढ़ना है, पैंक्रियाज पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों की बात हो चुकी थी पहले लेक्चर में। इसके बाद पहले ही लेक्चर में हमने सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। इसके बाद हम लोगों ने जब सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें आपका फेरिंग्स का पार्ट हुआ था और क्या पार्ट हुआ था, टीथ का पार्ट हो गया था और टंग का पार्ट हो गया था। बक्कल कैविटी तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है। आइए आज हम लोग थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एसोफेगस को। और लेकिन थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा का पूरा पीछे का फटाफट 2 मिनट में रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जब हम लोगों ने कल की क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था आपको फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए। इसमें हमने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स किससे रिलेटेड होता है, नेजल चैम्बर से रिलेटेड होता है। और ओरोफेरिंग्स किससे रिलेटेड होता है, ओरल कैविटी से। सब इनके नाम में ही छुपे हुए हैं बेटा, इनमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब इनके नाम में ही छुपे हुए हैं और नाम याद हो गए। अगर नेजोफेरिंग्स मतलब नेजल चैम्बर का पार्ट, ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल कैविटी का पार्ट, और लैरिंगोफेरिंग्स यानी कि लैरिंग्स के पास का जो फेरिंग्स होगा उसको हम लोग कहेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स का क्या काम होता है बेटा, एयर पैसेज करता है। ये हमारे नोज से सिर्फ और सिर्फ एयर को लेके आता है। और जो ओरोफेरिंग्स होता है ये क्या करता है, फूड और एयर दोनों कैरी करता है। लैरिंगोफेरिंग्स भी फूड और एयर दोनों कैरी करता है, ठीक है। यहां पे हमने बताया था किससे रिलेटेड, नेजल चैम्बर से। ये अपर पार्ट होता है, ये भी हमने आपको बताया था। ये पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, ओरल कैविटी के लास्ट पार्ट में पाया जाता है। और लैरिंगोफेरिंग्स की हमने बताई थी, यहां पे 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, एक गलेट और एक ग्लॉटिस। मैंने बताया था गलेट जो होता है ये एसोफेगस की ओपनिंग होती है और ग्लॉटिस जो होती है ये ट्रैकिया या विंड पाइप की ओपनिंग होती है। क्लियर है। यहां पे हमने ये भी चीज बताया था, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया था इसे एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर कर रहा होता है जब हम फूड अंदर निकल रहे होते हैं तब, ठीक है। ये हुआ अपना फेरिंग्स का पार्ट। नेक्स्ट हमने टंग की बात की थी, मैंने बताया था ये फ्री मस्कुलर आर्गन होता है। इंटीरियर पार्ट पे ये फ्री होता है बेटा, यहां जहां चाहे वहां से मूव करवा सकते हैं। पोस्टीरियर पार्ट अटैच होता है हायोइड बोन से और सरफेस पे किससे अटैच होता है, फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी से। किसके थ्रू अटैच होता है, फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी से, फ्रेनुलम के थ्रू। और हमने बताया था फ्रेनुलम ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और इसके यहाँ पे जो फ्लोर होती है, ये जो टंग की फ्लोर होती है, इस पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे पैपिला प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरी करते हैं टेस्ट बड, ठीक है। कौन कौन से पैपिला, सरकमवैलेट, फंजीफॉर्म और फिल्लीफॉर्म थे। क्लियर है बात। ये सारी चीजें एक बार रिमाइंड आप कर लीजिएगा और इसकी नोट्स जरूर बना के रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका टीथ। टीथ में हमने आपको बताया था टीथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन जो होता है ये एक्सपोर्ट पार्ट होता है जहां पे इनेमल प्रेजेंट होते हैं। हार्डेस्ट सबस्टेंस हमारी बॉडी को होता है, ये डेंटाइन को कवर करके रखता है, ठीक है। नेक को हमने आपको बताया था सराउंड करता है, सराउंडेड होता है ये गम से, ये गम के चारों ओर से सराउंडेड होता है। फिर रूट की बात कर रहे हैं, इम्बेडेड होता है बेटा जॉ बोन। और डेंटाइन जो होता है इसको मेन पार्ट ऑफ टूथ कहते हैं, एक कैविटी को सराउंड करता है जिसको कहते हैं पल्प कैविटी, ठीक। ये सारी बातें हो गई थी। सीमेंटम, इसके पास 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, अम्यूलोब्लास्ट सेल और ओडोंटोब्लास्ट सेल। अम्यूलोब्लास्ट से इनेमल फॉर्मेशन कर रहा था, ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन का फॉर्मेशन कर रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे डेंटिशन के बारे में, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, थिकोडोंट और हेट्रोडोंट के बारे में। क्या बताया था हमने, जो मोनोफायोडोंट होता है जो लाइफ में एक बार टीथ ग्रो करे उसको कहते हैं मोनोफायोडोंट। और कौन कौन से होते हैं, प्री मोलर और थर्ड मोलर। कौन से, प्री मोलर और थर्ड मोलर, या फिर कह सकते हो प्री मोलर और लास्ट मोलर जो होते हैं ये मोनोफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट कौन कौन से टीथ होते हैं बेटा, जो टीथ लाइफ में 2 बार अपीयर हो उसे हम लोग कहते हैं डाइफायोडोंट। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है और फर्स्ट एंड सेकंड मोलर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने थिकोडोंट की बात की थी। टीथ अगर अरेंज है कहाँ पे बेटा, जॉ में, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग थिकोडोंट। हेट्रोडोंट एक बात की थी, हेट्रोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का पाया जाना। हेट्रोडोंट होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे
टीथ होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डेंटल फार्मूला निकालने का हमने आपको बताया, अपर हाफ जा अपन लोअर हाफ जा इंटू 2। तो चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 2102 होता है और अडल्ट की बात करें 2123 होता है डेंटल फार्मूला। क्लियर है? ये सारी बातें इतनी हम लोगों ने कर ली थी। आइए आज की क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसोफेगस को। चलिए एसोफेगस की स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखिए बेटा, एसोफेगस की बात करें तो ये एक पाइप होती है जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। ये है एसोफेगस। सुनिए, एसोफेगस की अगर हम लोग बात करें तो एसोफेगस एक यूनिफॉर्म ट्यूब होता है। आप ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म ट्यूब का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब होती है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो बहुत सोचने वाली हो। यूनिफॉर्म ट्यूब होती है। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। और ये एसोफेगस की जो वेंट्रल ओपनिंग होती है, याद कीजिए बेटा, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या फेरिंग्स, तो वहीं पे हमने बताया था दो ओपनिंग, एक ग्लॉटिस और एक गलेट बताया था। ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग थी? विंड पाइप या ट्रेकिया की ओपनिंग थी। और हमने ये भी आपको बताया था वेंट्रल की बात की जाए तो अपर पार्ट, डोर्सल का मतलब पीछे का पार्ट, या आगे या पीछे या इंटीरियर या पोस्टीरियर नाम दे सकते हैं। तो इसको हमने बोला वेंट्रल पार्ट। तो एसोफेगस की जो वेंट्रल पार्ट की ओपनिंग होती है इसको हम लोग गलेट बोलते हैं, जो माउथ के पास होती है, जो बक्कल कैविटी में जो ओपनिंग पाई जाती है। एसोफेगस की जो बक्कल कैविटी में ओपनिंग होती है उसको गलेट बोलते हैं। क्लियर है? और आगे चल के ये एसोफेगस कहां जाके ओपन होती है? स्टमक में। और स्टमक में ये जहां पे ओपन होती है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक ओरिफिस। क्या बोलते हैं? ये स्टमक के जिस पार्ट में जाके ओपन होती है, यहां पे हम लोग बोलते हैं इसको कार्डियक ओरिफिस। ठीक है, ये इसकी वेंट्रल ओपनिंग होती है, इसको हम लोग कार्डियक ओरिफिस बोलते हैं। अब देखिए, इसको कार्डियक ओरिफिस नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये जाके कहां ओपन होता है? स्टमक के कार्डियक रीजन में ओपन होता है। इसलिए एसोफेगस की डोर्सल ओपनिंग की जो नेम होती है वो होती है कार्डियक ओरिफिस। क्लियर है? कार्डियक ओरिफिस। अब देखिए, एसोफेगस की बात करें, यूनिफॉर्म ट्यूब होती है। यूनिफॉर्म ट्यूब का मतलब होता है, ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल सीधी ट्यूब दिख रही है। इसको एक और नाम से जानते हैं, फूड पाइप। कौन से नाम से जानते हैं? फूड पाइप के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये फूड कैरी कर रहा था बच्चों, ये फूड को कैरी कर रहा था, इसलिए इसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। याद कीजिए, ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर कंडक्ट करता है। और फूड पाइप, एसोफेगस फूड कैरी करता है, इसलिए इसका नाम फूड पाइप रख देते हैं। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब देखिए, एसोफेगस के अगर साइज की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये पाया कहां पे जाता है? ये कहां लाई करता है? ठीक है, ये कहां पे लाई करता है? इसके लोकेशन की बात करें तो सुनिए, सबसे पहली चीज याद कीजिए, ट्रेकिया याद आ रहा है कुछ? हमने बताया था ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप, जस्ट इसी के पीछे क्या होती है? फूड पाइप होती है। ये ट्रेकिया हुआ और ये फूड पाइप, तो ये इसके पीछे ही तो था। तो कहते हैं कि एसोफेगस जो होती है वो कहां लाई करती है? ट्रेकिया के पीछे। और ट्रेकिया के पीछे से होते हुए जब नेक और थोरैक्स से पास होती है, तो नेक थोरैक्स से पास होने से पहले ये हार्ट के पीछे से होके गुजरती है।
किधर से? हार्ट के पीछे से होके गुजरती है एसोफेगस, इसीलिए इसको कहते हैं, ये लाई कहां करती है? बिहाइंड ट्रैकिया एंड हार्ट, बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट, ये ट्रैकिया और हार्ट के पीछे पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके अगर हम लोग पास पैसेज की बात करें, ये कहां कहां से होके पास होती है, तो सुनिए, सबसे पहली चीज, जब एसोफेगस चलती है हमारी माउथ यानी गलेट से, जिस समय एसोफेगस निकलती है तो सबसे पहले जाती है नेक में। कहां जाती है? नेक में। नेक से जाते हुए थोरैक्स में जाती है और थोरैक्स को इंटरसेप्ट करती है, इंटरसेप्ट करने के थोरैक्स में जाती है, फिर जाती है डायफ्राम में, डायफ्राम को इंटरसेप्ट करते हुए जाके ओपन होती है स्टमक में। कहां जाके ओपन होती है? स्टमक में। तो क्या क्या हमने बताया, जब एसोफेगस चलती है तो सबसे पहले नेक से होते हुए कहां आती है? थोरैक्स में। थोरैक्स से आते हुए आगे चल के ये डायफ्राम को इंटरसेप्ट करती है और इंटरसेप्ट करने के बाद आके कहां आ जाती है? ओपन हो जाती है स्टमक में। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये है डायफ्राम। क्या है बेटा? ये डायफ्राम है। अब सुनिए, डायफ्राम की अगर बात करें तो यही डायफ्राम होता है जो दो कैविटी को अलग करता है, दो कैविटी को अलग करता है। एक होती है थोरैसिक कैविटी और एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। कौन सी? थोरैसिक कैविटी, या फिर इसी को हम लोग थोरैक्स बोलते हैं। और डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और ये कौन अलग कर रहा है? ये अलग करने का काम करता है डायफ्राम। सही है? तो थोरैसिक कैविटी, जहां थोरैक्स पाए जाए उसको थोरैक्सिक कैविटी कहेंगे। थोरैक्स का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हमारे रिस्पायरेटरी में चैम्बर की बात कर रहे हैं। अरे बोलिए, थोरैसिक कैविटी मतलब पूरे के पूरे हमारे रिस्पायरेटरी चैम्बर की बात हो रही है, पूरे के पूरे हमारे लंग्स की बात हो रही है। ठीक है, और हार्ट कहां पाया जाता है? याद कीजिए, जहां पे दो लंग्स के बीच में जो स्पेस थोड़ा सा आपको वहां पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, वहीं पे पाई जाती है हार्ट। ठीक है, अब देखिए ऐसे थोड़ा सा समझिए आप, ये हमने लंग्स को बनाया। ठीक है, चलिए ये आपके लिए एक सिंपल फॉर्म में हमने लंग बनाया। अब जब लंग्स को देखेंगे तो यहीं पे ये जो कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, यहीं पे प्रेजेंट होता है क्या? हार्ट प्रेजेंट होता है अपना। क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है इसी कार्डियक नॉच पर। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रैकिया है। अरे बोलिए, ये क्या है? ट्रैकिया है। और इसी ट्रैकिया के पीछे से क्या पास होती है? अपनी एसोफेगस पास होती है। इसी ट्रैकिया के पीछे से एसोफेगस पास होती है, इसीलिए कहते हैं कि ये ट्रैकिया और हार्ट के पीछे होती है। क्लियर है? चलिए, ये हमने आपको समझाया कैसे इसकी लोकेशन होती है। ठीक, इसकी कोई जरूरत यहां पे नहीं है, जब हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो वहां आएगा। क्या बताया हमने कि जो डायफ्राम होती है ये दो कैविटी को अलग करती है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, तो सबसे पहले जब चलती है एसोफेगस तो ये नेक से होते हुए कहां जाती है? नेक से जाते हुए कहां आके आती है बेटा? थोरैक्स में। नेक से आती है थोरैक्स में। ठीक है, थोरैक्स में एंट्री करने के बाद ये आगे जाके डायफ्राम को इंटरसेप्ट करती है। डायफ्राम को इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है ये जो डायफ्राम कुछ इस तरह से डोम शेप में पाया जाता है, ये आके इसमें ऐसे होल करके हुए जाती है। इंटरसेप्ट का मतलब इसको काटते हुए जाती है। ठीक है, इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है इसको काटते हुए जाती है। अरे ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे।
ठीक है, ये इसको इंटरसेप्ट करते हुए जाती है कुछ इस तरह से, ऐसे ये देख रहे हो ना, ये डायफ्राम और ये हो गया एसोफेगस। तो ये डायफ्राम को इंटरसेप्ट करते हुए कहां चली जाती है स्टमक में। तो डायफ्राम, और डायफ्राम के बाद फिर कहां गई बेटा, आगे जाके ओपन हो गई स्टमक में। क्लियर है, ये कुछ इस तरह से अपनी एसोफेगस पास होती है। क्लियर। अब एसोफेगस में एक चीज और जानिए, इसकी जो सेरोसा, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, या इसमें कह सकते हैं जब इसकी हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, सेरोसा की लेयर एब्सेंट होती है। क्या बताया हमने, सेरोसा की लेयर एब्सेंट होती है। अब ये सेरोसा का लेयर का मतलब क्या हुआ, सुन बेटा, जब हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस आइडिया ले लीजिए, जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे तो वहां पे अपने को कुछ चीजें पढ़नी होंगी। एक होगी सेरोसा, एक होगी मस्क्यूलेरिस, एक होगी सब म्यूकोसा, एक होगी म्यूकोसा। ठीक है, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर, मस्कुलरिस उसके बाद सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। जब हम लोग ये लेयर पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां पे सेरोसा की लेयर एब्सेंट होगी किसके अंदर, एसोफेगस में। ठीक है, ये हुई इसकी बात। और यहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट होती है। बोल बेटा, क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट होती है एसोफेगस में। अगर एब्सेंट होगी, क्या बताया हमने, अगर एसोफेगस में डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट है तो क्या कोई डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेगा, क्या नहीं। डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन नहीं होगा, इसका मतलब डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनिए, हमेशा याद रखिएगा बेटा कि डाइजेशन होने के लिए डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम का होना कंपलसरी है। विदाउट डाइजेस्टिव जूस या विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम के कभी भी डाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों, याद कीजिए, हमने पहली ही क्लास में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या डिफ्यूज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब तक ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का डिफ्यूजन नहीं होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेंगे, इनका डाइजेशन नहीं होगा। और जब डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं है तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता बेटा। क्योंकि याद कीजिए, जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तब हमने आपको बताया था कौन कौन सी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में पाई जाएगी, है ना। लीवर ये कहाँ पाया जाएगा, ड्यूडेनम से होते हुए आके कहाँ, पैनक्रियाज में अटैच होगा। ठीक, इसके बाद गॉल ब्लैडर कहाँ पे था, ये लीवर के जस्ट पीछे लोकेटेड होता है। और इसके बाद हमने बात की थी पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज ये तो खूब भर भर के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर स्टमक में और इंटेस्टाइन में तो नहीं पाई गई, स्टमक और इंटेस्टाइन की आपने बात नहीं की, तो बेटा स्टमक और इंटेस्टाइन के अपने खुद के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। स्टमक की जो ग्लैंड होती है उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड होती है उसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा। तो जहां डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहां डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हो रहा है, और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हो रहा है तो डाइजेशन हो रहा है, वरना डाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है। माउथ में हमारे सैलिवरी ग्लैंड है तो वहां पे सैलिवरी जूस का सिक्रीशन होगा। कौन सा, सैलिवरी जूस का सिक्रीशन होगा, सैलिवरी जिसको हम लोग टाइलिन नामक एंजाइम भी बोलेंगे। तो वहां पे सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होगा हमारे माउथ में, और माउथ से फूड होते हुए कहां आएगा, एसोफेगस में। एसोफेगस में हमारे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे डाइजेशन नहीं होगा। तो इसका फंक्शन क्या होगा एसोफेगस का, एसोफेगस सिर्फ एक काम करता है, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है फूड को। क्या करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहां से कहां तक, ले आता है फेरिंग से स्टमक तक, फेरिंग से लेकर स्टमक में ले आता है। क्लियर है, ये इतना हमने बता दिया आपको। और क्या बताया हमने, पास होती है नेक से, थोरैक्स से और डायफ्राम से, और स्टमक में क्या होती है, जाके ओपन हो जाती है। क्लियर हुई बात।
ये हम लोगों ने बात की एसोफेगस की। उम्मीद है सभी बच्चों को एसोफेगस पूरी तरह समझ में आ गया होगा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो समझने लायक नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना समझ सकें। चलिए, एसोफेगस के बाद अब नेक्स्ट आता है अब हमारा स्टमक। चलिए, ये अब हम बात करेंगे स्टमक की। देखिए, स्टमक की बात करने से पहले क्या बताया हमने, एसोफेगस। एसोफेगस कहाँ आके ओपन होता है, स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक की कुछ चीजें यहां पे आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए। आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा, ये जे शेप दिख रहा होगा। तो जे शेप का मतलब स्टमक जो होता है ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब आप देखिए, आपको एक थैले के जैसा, एक बैग से जैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए कहते हैं कि स्टमक जो होता है ये एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, जे शेप्ड और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बैग लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ देखिए, अब इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ये पाया कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या हुआ, सुनिए। ये हमने बनाई एब्डोमिनल कैविटी। हमने कहा, आपको ये एक हाइपोथेटिकल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। हमने कहा ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में ये लेफ्ट साइड जहां पे स्टमक पाया जा रहा है, क्या बताया हमने आपको बेटा, ये हमने बताया एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में पाया गया, तो इसे कहते हैं अपर लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए है सिर्फ, इसके लिए आपको ये जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के ये अपर लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है। चलिए, अब इसके थोड़ा सा और हम लोग स्टमक की बात करें तो स्टमक जो होती है इसके बारे में हमने दो चीजें, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके लोकेशन की बात कर ली। स्टमक की बात करें, स्टमक में पार्ट कितने होते हैं, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। कौन सा, कार्डियक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है फंडस। कौन सा, फंडस, ये फंडस का पार्ट होता है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है बॉडी पार्ट, बॉडी। और फोर्थ और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है पाइलोरिक। कौन सा, पाइलोरिक। ये 3 पार्ट होते हैं स्टमक के। आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, ये जो स्टमक बना रखी है हमने, इसी स्टमक में ये 4 पार्ट में यहां पे रीजन पाए जाते हैं। कौन कौन सा, ये जो आपको फर्स्ट रीजन दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। कौन सा, कार्डियक रीजन। ठीक है, ये कार्डियक रीजन होती है। और कार्डियक रीजन से जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं फंडिक रीजन या फिर फंडस रीजन।
ठीक है, ये फंडिक रीजन या फिर फंडस रीजन होता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, फंडिक या फंडस। और आगे जब यहां पे आप लास्ट पार्ट में आते हो तो यहां पे ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। कौन सा? ये पाइलोरिक रीजन होता है। अब ध्यान से देखिए, आपने कहा कि सर आपने 3 पार्ट तो दिखा दिया, चौथा पार्ट कहां रह गया? मेन पार्ट, बॉडी पार्ट कहां रह गया? तो देखिए ये आपको जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। कौन सा? बॉडी का पार्ट। ये जो सेंट्रल कैविटी होती है इसको हम लोग बॉडी पार्ट बोलते हैं, और बॉडी पार्ट जो होता है स्टमक का, ये मेन पार्ट होता है। स्टमक का मेन पार्ट कौन होता है? ये बॉडी का पार्ट होता है, और बाकी पाइलोरिक रीजन, फंडिक रीजन, कार्डियक रीजन बहुत बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज कार्डियक रीजन, और ये कार्डियक रीजन जहां पे एसोफेगस ओपन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। और कार्डियक रीजन में जहां एसोफेगस ओपन होता है, हमने क्या बताया? इसको कार्डियक ओरिफिस बताया बेटा, इसकी ओपनिंग को। हमने अभी आपको बताया कि वेंट्रल साइड में जो ओपनिंग होती है एसोफेगस की उसको हम लोग बोलते हैं गलट, और इसका जो डॉर्सल साइड में ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं कार्डियक ओरिफिस। ओरिफिस का सिर्फ एक मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, अब ये एसोफेगस कार्डियक में जब आके ओपन होता है तो वहां पे एक गार्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गार्ड। गार्ड का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझो, आप किसी के घर पे जाओ, आप किसी के घर पे जाओ और वो थोड़ा सा रईस खानदान का हो, तो वहां पे उसके दरवाजे पे क्या बैठे होते हैं? गार्ड प्रेजेंट होते हैं। बोलिए, वो अपने घरों पे गार्ड बैठा के रखते हैं। उनका क्या काम होता है? गार्ड का एक काम होता है कि किसी को भी बिना अनुमति एंट्री नहीं देगा। क्लियर है? गार्ड का यही काम होता है कि जब तक उसे इजाजत नहीं मिलेगी वो आपको एंट्री नहीं देगा। ठीक है, और सेम वही काम इसका भी होता है। या फिर यूं समझ लो कि आपने कहा कि गार्ड का एक काम जब तक अनुमति नहीं जाने देंगे, तो यहां पे जो गार्ड पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या? कार्डियक स्फिंक्टर। अब इसको और अच्छे से समझिए, कार्डियक स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? सुनिए, कार्डियक स्फिंक्टर का मतलब होता है, स्टमक का कहना है कि जब भी फूड आए इसको तुम तुरंत का तुरंत पास करा दोगे हमारे पास, तो ठीक है वो पास तो करा देगा। ऐसे ही गार्डों को भी तो इजाजत होता है, कोई अंदर से अगर बाहर जाना चाहे वो आसानी से जा सकता है क्योंकि उनके घर के गार्ड है, वो जानते हैं कि अपने काम से बाहर जा रहे हैं। तो इसी तरह स्टमक का भी मैसेज है कि जब भी फूड आए तो उसको अपने पास आप मत रखिएगा, तुरंत का तुरंत हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो ये गार्ड साहब क्या करेंगे? तुरंत का तुरंत इस गेट को खोल के ये फूड को यहां पास कर देंगे। लेकिन स्टमक का यह भी आदेश है कि यहां से जब फूड निकलेगा तो आप उसे नहीं जाने देंगे। क्लियर है? जब तक हमारी इजाजत ना हो तब तक यहां से आप फूड को नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहां पे जो गार्ड पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर जो होते हैं इनका काम होता है प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ स्टमक, या फिर यूं कह सकते हैं कार्डियक के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर को एक और नाम देते हैं बेटा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं? इसके नाम से समझिए। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, एसोफेजियल का मतलब होता है स्टमक, और गैस्ट्रोएसोफेजियल का मतलब पूरा होता है जो स्टमक और एसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर पाए जाए उसे गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों नाम देते हैं? क्योंकि एसोफेगस कहां आके ओपन होता है? कार्डियक में। ठीक है, तो ये जो स्फिंक्टर है इनका क्या काम होता है? ये स्टमक के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। फूड स्टमक में तो आ जाए लेकिन फूड स्टमक से बाहर दोबारा एसोफेगस में ना जाने पाए। क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जो वॉमिटिंग होती है वो कैसे होती है? ये डाउट आ रहा होगा। तो देख बेटा, वॉमिटिंग जो होती है वो हमारी
नॉर्मल केस में नहीं होती है, वो हमारी एबनॉर्मलिटीज है, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब वोमिटिंग होती है। और वोमिट सेंटर लोकेटेड होता है हमारे मेड्यूला के रीजन में। कहाँ पे वोमिट सेंटर पाया जाता है? हमारे मेड्यूला में। हमारे ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन का पोर्शन होता है उसे हम लोग मेड्यूला कहते हैं, और वहीं पे वोमिटिंग सेंटर लोकेटेड होता है। जब भी हमें प्रॉब्लम होती है तो वोमिटिंग सेंटर मैसेज देता है कि अब हमें वोमिटिंग करनी है, तो क्या होता है, तब ये स्फिंक्टर खोले जाते हैं, वरना ऐसे ये स्फिंक्टर नहीं खोले जाते। क्लियर है? हमने आपको यही तो समझाया कि गार्ड जो दरवाजे पे बैठा रहता है उसका एक काम है, अंदर के लोगों को आसानी से जाने देता है बाहर, लेकिन बाहर से कोई नया आए उसे तब तक नहीं जाने देगा अंदर जब तक अंदर से मैसेज ना आए कि इनको अंदर रहने दीजिए। ठीक है? तो वहां अंदर बाहर होता है, यहां जस्ट उल्टा होता है, यहां बाहर अंदर का सिस्टम होता है। ठीक है? बाहर से अंदर तो कोई आसानी से आ सकता है, लेकिन अंदर से बाहर कोई आसानी से नहीं जा सकता जब तक यहां से भेजा ना जाए। क्लियर है? ये होती है कार्डियक स्फिंक्टर। इसका क्या काम होता है? ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ स्टमक को, प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ स्टमक। ठीक है? ये हुई कार्डियक स्फिंक्टर। नेक्स्ट होती है इसके बाद, और आगे चलिए, यहां पे होता है फंडस का पार्ट, और फंडस के पार्ट पे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर बॉडी का पार्ट आ जाता है, और बॉडी का पार्ट आगे चल के कंटिन्यू होती है पाइलोरिक पार्ट में। अब पाइलोरिक पार्ट में भी ये पाइलोरिक रीजन आगे जाके कहां ओपन होता है बेटा? सी शेप्ड ड्यूडेनम में, या यूं कह सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। ये याद कीजिए, जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमने शुरू किया था तब हमने बताया था ये कौन सा पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये पाइलोरिक आगे चल के कहां ओपन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है? यानी कि सी शेप ड्यूडेनम में जाके ओपन होगा, लेकिन इस ओपनिंग से पहले यहां पे पाई जाती है क्या? एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। अब इस स्फिंक्टर का भी सेम काम वही कि पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक से फूड को तो लेके आएगा ड्यूडेनम में, लेकिन ड्यूडेनम से दोबारा वापस लेके नहीं जाएगा। ये वन डायरेक्शनल होते हैं जब तक इनको मैसेज ना दिया जाए। ठीक है? तो ये क्या करेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ इंटेस्टाइन को, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है? ये आपको सारे स्फिंक्टर क्लियर हो गए। कौन कौन से? एक कार्डियक स्फिंक्टर जो कार्डियक रीजन में पाया जाए, जहां पे एसोफेगस आके ओपन होती है। एसोफेगस और कार्डियक की ओपनिंग पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट उसे कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे, और ड्यूडेनम और पाइलोरिक के ओपनिंग पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट हो उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है? ये बात हुई अपने स्फिंक्टर की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। कार्डियक हमने बताया, कार्डियक को क्या बताया? एसोफेगस यहीं पे ओपन होगी, एसोफेगस ओपन। ठीक है? ये एसोफेगस की ओपनिंग है। दूसरी चीज, थोड़ा सा आगे बढ़ो, फंडस और बॉडी। बॉडी की बात करें, ये मेन पार्ट होता है। कौन सा? ये मेन पार्ट होता है स्टमक का। और लास्ट पार्ट जो होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक जो होती है ये कहां पे? यहीं से ओपनिंग होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है? ओपनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो पाइलोरिक होती है यहीं पे प्रेजेंट होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ओपनिंग की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट पार्ट होती है उसकी ओपनिंग कहां प्रेजेंट होती है? पाइलोरिक रीजन में। ठीक है? और फर्स्ट पार्ट क्या होता है? आप भी जानते हो ये कि फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है। क्या होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ये फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है? चलिए
यहां तक बात की हम लोगों ने स्टमक की। अब स्टमक की बात करें तो स्टमक का फंक्शन क्या होता है, स्टमक का जो काम होता है वो है ये स्टोरेज ऑफ फूड। क्या करता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है 4 to 5 आवर। कितने घंटे, 4 से 5 घंटे तक ये फूड को स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक है, स्टमक फूड को कितने घंटे के लिए स्टोर करता है बेटा, तो 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है और यहां पे डाइजेशन भी होती है। ठीक है, चलो ये हुआ इसका फंक्शन। और आगे चले हम, देखिए कुछ चीजें अभी जब हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे वहां पे आएगी, लेकिन यहीं से जानते रहिए। देखिए सबसे पहली चीज, स्टमक की जो म्यूकोसा होती है वो इर्रेगुलर फोल्ड का फॉर्मेशन करती है। इर्रेगुलर फोल्ड का मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर फोल्ड का मतलब होता है जैसी चाहे वैसी फोल्डिंग का फॉर्मेशन करे, दिस इज कॉल्ड इर्रेगुलर फोल्ड। ठीक है, ये इसकी जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है वो इर्रेगुलर फोल्ड्स का फॉर्मेशन कहती है, जिसको हम लोग कहते हैं रूगी। क्या कहते हैं, रूगी। और याद कीजिए रूगी का नाम इससे पहले भी आया था। कहां पे, जब हम लोग हार्ड पैलेट पढ़ रहे थे और मैंने बताया था वहां पे रीजेज प्रेजेंट थे कुछ इस तरह से, और रीजेज को हम लोगों ने नाम दिया था पैलेटाइन रूगी। वो हमने नाम दिया था पैलेटाइन रूगी, लेकिन इसकी जो म्यूकोसा इर्रेगुलर फोल्ड्स का फॉर्मेशन करेगी उसको हम लोग बोलेंगे रूगी। ठीक है, अभी सिर्फ जानते रहिए, जब हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे आएगा। इट्स म्यूकोसा फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड क्या बोलेंगे, रूगी। ठीक है, ये बात हुई हमारी इसके म्यूकोसा की। अब देखिए ये जो म्यूकोसा होती है, इसी म्यूकोसा में, स्टमक के म्यूकोसा में ही पाई जाती है एक ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड को मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, स्टमक में ही क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इसकी म्यूकोसल लेयर जो होती है, म्यूकोसल लेयर में ही पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे, म्यूकोसा ऑफ स्टमक में। ठीक है, स्टमक पढ़ना है तो स्टमक ही तो आएगा। स्टमक की जो म्यूकोसा होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, सुनिए गैस्ट्रिक ग्लैंड की हम लोग बात करें। आइए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में क्या बताया हमने, पूरी तरह अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने बताया स्टमक जो होता है ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ इसके लोकेशन की भी हमने बात की। ये कहां पाया जाएगा, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी का जो अपर लेफ्ट पार्ट होगा वहां पे पाया जाएगा स्टमक। ठीक है, अब देखिए साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना तो अब सीखते जाइए। ठीक है, अब कोई कहे पेट दर्द कर रहा है तो ऐसे पकड़ लेते हो, कुछ इस तरह से ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो। मेरे भाई मेरे लाल, ये स्टमक नहीं होता है। स्टमक अपर लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है, यानी कि ये जो होता है इसको बोलते हैं स्टमक। क्या बताया हमने, स्टमक अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है। इस तरह से पकड़ते हैं, ऐसे जहां मन किया वहां नहीं पकड़ के बता दोगे कि ये स्टमक है, ये पूरा का पूरा स्टमक है। ये कहते हैं पूरा का पूरा स्टमक, भैया ये पूरा स्टमक नहीं है, इसमें इंटेस्टाइन भी तो है। इंटेस्टाइन को कहां लेके जाओगे। ठीक है, तो अपर लेफ्ट पोर्शन जो होती है वहीं पे प्रेजेंट होती है अपनी स्टमक। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताया इसके 4 पार्ट कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। कार्डियक वो रीजन है जहां पे एसोफेगस आके ओपन होगी, और पाइलोरिक वो रीजन है जहां से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होगी, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्लियर है।
ये हम लोगों ने बात की पूरे के पूरे स्टमक की। अब ये दो स्फिंक्टर हमने बताया, एक एसोफेगस की ओपनिंग के पास जो स्फिंक्टर पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग पे जो स्फिंक्टर पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है? इन दोनों स्फिंक्टर का क्या काम होगा एक बार बोल दीजिए। दोनों स्फिंक्टर का सिर्फ एक काम होता है कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, यानी कि अगर स्टमक में फूड आ जाए तो उसे कार्डियक स्फिंक्टर एसोफेगस में नहीं जाने देगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाए तो पाइलोरिक स्फिंक्टर उसे स्टमक में नहीं जाने देगी। क्लियर है बात? चलिए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड की। चलिए, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें यहां पे, सुनिए कहां बताया, इसकी जो म्यूकोसा होगी वहां क्या पाया जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या, ये यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर जानते रहो, बहुत उसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ समझने के लिए है। यही होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के नहीं रखना है। ठीक है, ये होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब आइए गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे पहले पाया जाता है म्यूकस नेक्सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास पाया जाता है एक म्यूकस नेक्सेल, और दूसरा पाया जाता है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा? जाइमोजन सेल्स, या फिर पेप्टिक सेल्स। ये इतने नाम होते हैं किसके? बोलिए, चीफ सेल्स के। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, और थर्ड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल, या इसी को बोलते हैं पेराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल्स, और लास्ट जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स, ये टोटल इतनी सेल्स पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। आइए सबको समझते हैं बाय वन। देखिए बेटा, स्टमक में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वहां से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, लेकिन ये जो पोर्शन पढ़ रहे हो आप कभी अंशाल उठा के देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। ऑक्जेंटिक सेल से भी आया हुआ है सेल, चीफ सेल से भी आया हुआ है, और म्यूकस नेक्सेल से भी आया हुआ है, और अर्जेंटाफिन से भी आया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको ये तो हमेशा तैयारी रखना है। क्या क्या बताया हमने? म्यूकस नेक्सेल, ये म्यूकस का सिक्रीशन करेगा। क्या सिक्रेट करेगा? ये म्यूकस सिक्रेट करेगा। ठीक है, दूसरा होता है चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल्स, ये जो होता है एंजाइम का सिक्रीशन करता है। कौन कौन से? एक प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन, ये दो इनएक्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है पेप्सिनोजन। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? इनएक्टिव का ये मतलब होता है कि अभी ये एक्टिवेट नहीं है, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनका एक्टिवेशन कैसे होगा जब वहां पहुंचेंगे तब। ठीक है, सबसे पहली अब आती है ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स ये किसका सिक्रीशन करती है? ये सिक्रीट करती है HCl का, और साथ ही साथ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का। क्या क्या सिक्रीट करती है?
HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर है? अब देखिए कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है समझिए। ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपके लिए। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सबसे पहली चीज हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का, विटामिन B12। और दूसरी चीज ये प्रोडक्शन करता है, या यूं कह सकते हो हीमोपोइसिस करता है, हीमोपोइसिस। अब हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? बोलिए। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बताया? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का काम करेगा तो कहीं ना कहीं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम से भी तो ताल्लुक होगा। बिल्कुल। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपको एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं? परनीसियस एनीमिया। और परनीसियस एनीमिया का मतलब होता है बेटा ब्लड की कमी का होना। क्लियर है? परनीसियस एनीमिया। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें रिलेट कर सकते हैं आप। परनीसियस एनीमिया हुई तो ब्लड का लेवल कम हुआ, और अगर ब्लड का लेवल कम हुआ तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगी, और रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब वहां पे याद रखिएगा, मैं इसको फिर से रिमाइंड कराऊंगा और पूछूंगा आपसे क्या बताया था हमने आपको। ठीक है? अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर विटामिन B12 की कमी हुई, विटामिन B12 की कमी हुई तो कौन सी बीमारी होगी? परनीसियस एनीमिया। ठीक है? ये याद रखिएगा। जब हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे मैं वहां भी बताऊंगा, और उसके बाद जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां भी आएगा। ठीक है? चलिए, अब आता है अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स की बात करें तो इसके पास कई टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जी सेल्स, एक होता है डी सेल्स, और एक होता है ECL सेल्स। एक जी सेल्स, एक डी सेल्स और एक ECL सेल्स होता है। जी सेल क्या करता है? ये गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। क्या सिक्रीशन करता है? ये गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और डी सेल जो होता है ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। किसका? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब ECL सेल्स की बात करें तो ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक हिस्टामिन और एक सेरोटोनिन। एक हिस्टामिन और एक सेरोटोनिन। क्या बताया? एक हिस्टामिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है और एक सेरोटोनिन का सिक्रीशन करता है। सुनिए, अब एक एक बारी बारी से इनकी बात सुनिए। होते क्या है? ये गैस्ट्रीन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इन सब का कुछ तो काम होता होगा। बोलिए, ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन होते हैं इनका कुछ तो काम होता होगा। क्या काम होता है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज म्यूकस नेक सेल्स, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ये आप भी जान गए हो अब तक। ठीक है? ये म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस अभी आगे चल के जानोगे कि यह HCl से बचाता है स्टमक के लेयर को। ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले आप जान जाओगे। फिर आता है चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स, ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करता है। ये इनएक्टिव होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। और फिर आता है ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स जो होता है ये HCl का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है? HCl का। और HCl आगे चल के क्या करेगा बेटा? ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का
एक्टिवेशन करेगा, क्योंकि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दोनों ही क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और इनका एक्टिवेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है, सुनिए। अर्जेंटाफिन सेल्स यहां पे क्या क्या सीक्रेट कर रहे हैं, एक जी सेल्स होता है, एक डी सेल्स और एक ईसीएल सेल्स। सुनिए, जी सेल्स की बात करें, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन क्यों होता है उसको समझिए। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम होता है कि हमारे इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। क्या बताया हमने कि जो जी सेल्स का गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है कि फटाफट क्या करो, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करो। किसका? गैस्ट्रिन हार्मोन कहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से कि फटाफट गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करो। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको स्टिमुलेट करता है, सॉरी, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को। ये क्या सिक्रेट करने लगेगा, एचसीएल सिक्रेट करने लगेगा, पेप्सिनोजन सिक्रेट करने लगेगा, प्रोरेनिन सिक्रेट करने लगेगा। इसको कौन स्टिमुलेट करता है? जी सेल्स। याद कीजिए, हार्मोन की। जब हार्मोन की बात आपने की, इसका मतलब इसका काम होगा स्टिमुलेशन करना या किसी को मैसेज देना। इससे ज्यादा इनका कोई भी काम नहीं होता है। जितने भी हमारे हार्मोन होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे हार्मोन होते हैं सबका काम होता है हमारे अंदर स्टिमुलेशन करना या किसी भी चीज का बढ़ाना घटाना। ठीक है, तो हमने आपको बताया जी सेल, डी सेल, ईसीएल सेल। क्या क्या? जी सेल, डी सेल और ईसीएल सेल। सबसे पहले जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीशन करेगा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किसके लिए? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए। अब नेक्स्ट आता है सोमैटोस्टेसिन। सोमैटोस्टेटिन कहां से सिक्रीट होता है? डी सेल से। अब सोमैटोस्टेटिन का क्या काम होता है सुनिए। ये सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन को। क्या बताया? सोमैटोस्टेटिन गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने का मतलब सोमैटोस्टेटिन इसके सिक्रीशन को रोक देता है। अब क्यों रोक देता है सुनिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना तुरंत शुरू कि सर गैस्ट्रिन हार्मोन रुक जाएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करेगा, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कैसे होगा? तुरंत ये क्वेश्चन बनने लगे होंगे। तो सुनो मेरे लाल, इतनी जल्दबाजी काहे की है? मैंने बताया सोमैटोस्टेटिन गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है, लेकिन कब रोकता है? जब स्टमक हमारी खाली होती है। और जब स्टमक खाली है, या हमने हो सकता है एक दिन हमने खाना ना खाया हो, 2 दिन खाना ना खाया हो, तो हमारा स्टमक पूरी तरह से खाली होगा इस समय। बोलिए, अब ऐसे में क्या होगा? गैस्ट्रिन हार्मोन अगर प्रॉपर सिक्रीट होता रहेगा और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती रहेगी, तो हमारे अंदर एसिडिटी का लेवल बढ़ता जाएगा स्टमक में, क्योंकि पेट खाली है और वहां पे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता रहेगा और उसमें HCl है, तो एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जब स्टमक खाली होता है तो ये सोमैटोस्टेटिन गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती है या रोक देती है। क्लियर है? ये बात हुई सोमैटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन की। फिर आता है आपका ईसीएल सेल। ईसीएल सेल्स का नाम होता है इंटेरोक्रोमैफिन सेल। क्या नाम बताया? इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। इसका नाम आप भी याद रखिएगा, इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ईसीएल सेल्स। अब ईसीएल सेल्स जो होती है 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, एक होता है हिस्टामिन, एक होता है सेरोटोनिन। अब इनका क्या काम होता है ये समझिए। हिस्टामाइन जो होते हैं बेटा, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, सॉरी वैसोडाइलेटर होते हैं। क्या बताया कि जो ये हिस्टामाइन होते हैं ये क्या होते हैं? वैसोडाइलेटर होते हैं। अब वैसोडाइलेटर का कोई तो काम होता होगा, वैसोडाइलेटर है, इनका कोई तो काम होता होगा। वैसोडाइलेटर जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देते हैं। नहीं समझ पाए?
क्या बताया कि ये जो हिस्टामिन होते हैं ये वैसोडाइलेटर होते हैं, और वैसोडाइलेटर का काम होता है, ये क्या काम कर देता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देगा। समझिए, इस चीज को समझिएगा। देखिए, ये हमने कहा ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स में क्या बह रही होंगी, ब्लड बह रही होंगी, है ना। जो वैसोडाइलेटर हैं उसमें क्या बह रही होंगी, ब्लड बह रही होंगी। सॉरी, वैसोडाइलेटर की बात है, ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हो बच्चों। अब जब यहां पे ब्लड बह रहा है और यहां पे हार्मोन ने काम किया, हिस्टामिन, हिस्टामिन हार्मोन जैसे ही इस पे काम करेगा तुरंत का तुरंत इसके डायमीटर को बढ़ा देगा। बोलिए, हिस्टामिन इसके डायमीटर को बढ़ा देगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं हिस्टामिन इज, ये क्या होता है, वैसोडाइलेटर। क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब हमने बता दिया आपको कि ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देती हैं, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अरे ब्लड प्रेशर कैसे नहीं कम होगा, आप ऐसे समझो अपने घरों में एक, हमने कहा कोई मोटर है, मोटर लगी हुई पानी वाली, आपने अपने घरों में देखा होगा, पानी की मोटर लगी हुई है जिसकी इतनी कैपेसिटी है कि इस पाइप को भर के पानी दे सकती है। अगर इस पाइप को भर भर के पानी देगी तो प्रेशर ज्यादा आएगा, लेकिन अगर गलती से एक मोटी पाइप अगर हम लगा दें तो क्या प्रेशर आएगा, क्या नहीं, प्रेशर नहीं आएगा, पानी आराम आराम से आएगा लेकिन प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझो, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है बेटा, वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। अब वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, सुनिए, वैसोकंस्ट्रिक्टर जो होते हैं ये हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डिक्रीज कर देती हैं या कम कर देती हैं। क्या कर देती हैं, जो सेरोटोनिन होती है ये वैसोकंस्ट्रिक्टर होती हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे समझो, घर में अगर कोई पाइप है, पानी आ रहा है उसमें, तो आप क्या करते हो, कभी गाड़ी को धोना होता है, बाइक को धोना होता है, कार को धोना होता है, या आप अपने दरवाजे पे पानी जब मारना होता है, आप क्या करते हैं, पाइप के मुंह को दबा देते हो। बोलिए, पाइप के जब मुंह को दबा देते हो तो वो क्या होता है, पानी बहुत फोर्सफुली उससे निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि पानी जितना निकलना है पाइप से उतना पूरा निकलेगा, और अगर आपने पाइप के मुंह को दबाया तो क्या होता है, वाटर का फ्लो बढ़ जाता है। वाटर का फ्लो, जितना पानी आ रहा था उतना ही आ रहा है, लेकिन फ्लो उसका बढ़ जाता है क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ाया तो बेटा वाटर का फ्लो बढ़ जाता है। सेम इसी तरह यहां पे सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है, ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हुई बात, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम किसका होता है, सेरोटोनिन का। ठीक है, चलिए, ये बात हुई हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड की। अब देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही आती है गैस्ट्रिक जूस। ये देखिए, ये हमने बनाया गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगी, सभी चीजें, म्यूकस नेक सेल, चाहे चीफ सेल हो, चाहे एक्जेंट्रिक सेल, चाहे अर्जेंटाफिल सेल, सभी ने सभी कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है। कोई एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन सभी लोग कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। तो इन सभी का सिक्रीशन जहां एक जगह पे स्टोरेज होता है, जहां एक जगह आके मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट। और इस गैस्ट्रिक पिट में जब सारी चीजें आके मिल जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। आप ऐसे समझो, आप कभी घर में शिकंजी बनाते हो, अरे शक्कर की शिकंजी तो बनाते हो ना। क्या करते हो, सबसे पहले पानी में शक्कर डालते हैं, फिर नींबू डालते हैं, फिर नींबू डालने के बाद कुछ फ्लेवर डाल देते हैं, फ्लेवर डालने के बाद थोड़ा सा फ्लेवर डालने के बाद हम क्या करते हैं, आइस क्यूब डाल देते हैं, है ना। तो वो एक शिकंजी बनके तैयार होती है। तो उसमें कई चीजें तो आपने डाला ना, वो मिक्सचर हुआ ना, एक शक्कर भी डाला, नींबू भी डाला, थोड़ा सा फ्लेवर भी लिया है, आइस क्यूब भी डाला है, तो वो क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ। उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं शिकंजी। लेकिन अलग अलग थे, क्या था,
एक वाटर था, एक शक्कर था, एक नींबू था, एक फ्लेवर था, एक आइस क्यूब था, सारे अलग अलग थे। तो सेम उसी तरह यहां पे म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल और अर्जेंटाइल सेल, सारी की सारी चीजें मिलकर जहां पे इनका सिक्रीशन आके मिक्स होगा, उस मिक्सचर को कहेंगे हम लोग गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। ये सभी चीजें जहां पे सिक्रेट होंगी एक साथ मिलके जो बनेगा उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्लियर है? गैस्ट्रिक जूस क्या होता है वो समझिए। गैस्ट्रिक जूस कहां से सिक्रेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो आइए अब हम लोग सब चलते हैं गैस्ट्रिक जूस को समझते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग गैस्ट्रिक जूस की। चलिए गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। तो सुनिए, सबसे पहली चीज इसका फटाफट जान लीजिए, गैस्ट्रिक जूस ये डेली कितना सिक्रेट होगा? तो डेली बेटा ये 200 ml सॉरी ये बेटा 1.5 to 2 लीटर सिक्रेट होता है डेली। ठीक है, डेली 1.5 to 2 लीटर, 1.5 लीटर से ये 1.5 लीटर से 2 लीटर तक, यानी 1500 ml से लेकर 2000 ml तक ये डेली सिक्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रिक जूस की अब हम लोग बात करें तो इसका पीएच कितना होता है ना? गैस्ट्रिक जूस के पीएच की अगर बात करें, इसका पीएच जो होता है बहुत ही कम होता है। क्या बताया हमने कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है बहुत ही कम होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होती है बेटा वो होती है 1.5 से लेकर 2.5 तक। कितना? 1.5 से लेकर 2.5 तक होती है इसकी पीएच। अगर 1.5 से 2.5 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? हाईली एसिडिक कहेंगे। क्या बोलते हैं? हाईली एसिडिक बोलते हैं। यह हाईली एसिडिक क्यों होता है आइए समझते हैं। देखिए, अब इसके कंटेंट्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। तो गैस्ट्रिक जूस में जो कंटेंट होते हैं उसमें होता है वाटर, वो होता है 99.5%। ठीक है, दूसरा होता है HCl। HCl जो होता है ये 0.2 से 0.3% होता है। कितना बताया? 0.2 से 0.3% इसमें HCl पाया जाता है। और इसी HCl के कारण गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो बहुत ही कम होता है या हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, बोलिए। अब देखिए, ये बात हुई किसकी? गैस्ट्रिक जूस की। ठीक है, और इसी में कुछ और चीजें सिक्रेट होती हैं। क्या सिक्रेट होती हैं? इसमें म्यूकस भी होता है, म्यूकस भी होता है एंड बाइकार्बोनेट भी शामिल होते हैं। क्या? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। ये इसके कंटेंट में इतनी चीजें पाई जाती हैं। वाटर 99.5%, HCl 0.2 से 0.3%, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट भी सीक्रेट होता है थोड़ी सी मात्रा में। इनका क्या काम होता है? हेल्प करते हैं बेटा ये ल्यूब्रिकेशन में। क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेशन करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं बेटा? बोलिए। साथ ही साथ बेटा ये एक्सोरिएशन से बचाते हैं। किसको? बोलिए। म्यूकोसा की इपिथेलियम को। अभी सब आएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, देखिए, प्रिवेंट फ्रॉम म्यूकोसल एपिथेलियम। सुनिए,
जब हम स्टमक की बात करें, एक चीज आप ऐसे समझिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे तो सबसे आउटर लेयर सेरोसा, मिडिल लेयर जो होगी वो होगी मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा और उसके अंदर आएगा म्यूकोसा। ये सभी चीजें हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। जैसे ही ये इंटेस्टाइन का पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ये आएगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए हमने लिखा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं स्टमक का, ठीक है। और दूसरी चीज प्रिवेंट करते हैं एक्सोरिएशन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। इसका मतलब क्या होता है, ये जो HCl होता है बेटा ये हाईली एसिडिक होता है। क्या बताया हमने कि हाइलिक एसिडिक होता है और ये म्यूकोसल की जो हमारी एपिथेलियम लेयर होती है, जब इसके अंदर हम चलेंगे तो यहां पे बेटा एपिथेलियम लेयर भी आएगी, तो वहां मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। तो अभी सिर्फ इतना जानिए कि जब HCl सेक्रेट होगा तो स्टमक में जो म्यूकोसा की एपिथेलियम होती है उसमें खरोंच पैदा ना कर दे, इसको बचाने का काम कौन करती है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। क्लियर है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, क्योंकि HCl हाईली एसिडिक होता है। एक्सोरिएशन का मतलब होता है बेटा खरोंच। खरोच का मतलब समझते हो ना, इस तरह से खराश लग जाना, इसको बोलते हैं खरोच लग जाना, ठीक है। तो ये स्टमक में जो म्यूकोसल की एपिथेलियम है म्यूकोसा की, उसमें खरोच ना आने पाए उसको कौन बचाता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट बचाते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए हमने बताया HCl, ठीक है। HCl का क्या काम होता है बेटा, सबसे पहली चीज HCl जो होता है ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्या करता है, HCl के अगर फंक्शन की बात करें तो HCl ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्यों, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है। अगर हमारे स्टमक में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनको तुरंत का तुरंत ये क्या कर देगा, किल कर देगा। क्लियर है, ये क्लीनिंग का काम करता है। और दूसरी चीज ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन का काम करते हैं। एक्टिवेशन का भी काम करते हैं। क्या एक्टिवेट करता है, सुनिए, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा पीछे की स्लाइड में अगर हम चलें तो देखिए यहां पे चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स से क्या सिक्रेट हुआ है बेटा, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। और मैंने आपको बताया था ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव। इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, HCl करता है। तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर प्रोरेनिन की बात करें तो प्रोरेनिन जो होता है, प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है HCl और बनाता है इसको बेटा रेनिन। क्या बनाता है, रेनिन। और दूसरी चीज प्रोरेनिन से रेनिन, और एक होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को ये एक्टिवेट करता है किसमें, पेप्सिन में। ये दोनों का एक्टिवेशन करने का काम किसका होता है, HCl का। क्लियर हुई बात, ये आप जानते रहिए। ये जब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा। अभी के लिए जानते रहिए कि HCl का क्या काम होता है, ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और एक्टिवेशन करता है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन का। प्रोरेनिन क्या होता है या रेनिन क्या होता है, ये मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और ये क्या होता है, पेप्सिनोजेन या पेप्सिन, ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन का काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन, ये भाई ये क्या है, ये प्रोरेनिन, रेनिन क्या है, मिल्क ही तो है, मिल्क में प्रोटीन जो होती है। और इसके लिए कहते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बात की, फटाफट एक बार देख लीजिए। देखिए आज हम लोगों ने असोफेगस से स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले असोफेगस को पूरा पढ़ा हम लोगों ने, फटाफट एक बार देख लीजिए। असोफेगस के बाद स्टमक के पूरे पार्ट को हमने समझा, और स्टमक के पूरे पार्ट के बाद हम लोगों ने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या पाई जाती हैं ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा गैस्ट्रिक जूस के बारे में। क्लियर हुई बात, यहां तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो वहां पे स्टार्ट करेंगे इंटेस्टाइन का पार्ट।
आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपके लिए एक जरूरी मैसेज कि बेटा जहां भी हैं आप पढ़ाई करते रहें, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। लॉकडाउन है, घर में अच्छी पढ़ाई हो सकती है अगर आप चाहें तो, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सबके लिए बस इतना ही। और इसका जितना हमने पढ़ा दिया है उसको अच्छे से तैयार कीजिए, उसकी नोट्स बनाइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप किसी भी समय इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा तो वहां पे स्टार्ट करेंगे इंटेस्टाइन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।